हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। लीजिए पापा आपकी कॉफी। लाओ लाओ लाओ। बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। गरम है आराम से। वाओ, मेरी बेटी जैसी कॉफी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो तो है, लेकिन एक जमाने में मैं भी बहुत टेस्टी कॉफी बनाया करती थी। तुम हो ही इतनी टेस्टी। हाँ? मेरा मतलब है तुम आज भी उतनी टेस्टी कॉफी बनाती हो। आप भी ना बेटी के सामने कुछ भी बोल रहे हो। क्यों, क्या हुआ? श्रेया बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो। ना आप खाइए, मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ, चौक गई मुझे देखकर? सिद्धार्थ बेटा आओ, अंदर आओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए अरे कॉफी। नहीं श्रेया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं ये एंगेजमेंट कार्ड दिखाने आया था। कैसा लगा डिजाइन? कार्ड पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। नहीं, कार्ड अच्छा है। चल 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 चल, हम लोग इस बंगले छुप जाते हैं। अरे इतने सभी नहीं यहाँ पर। चल चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक रुक रुक, हम लोग सारा सोना यहीं पे गाड़ देते हैं जमीन में। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मोहल्ले के लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है और अगर कल हम यहाँ दोबारा आए तो यहाँ पकड़े जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। हम लोग सोना लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। और तू खतरों से कब से डरने लगा? अरे खतरों से नहीं, तेरी बेवकूफियों से डर रहा हूँ। देखना एक दिन तेरी सारी बेवकूफियां हमें ले डूबेंगी, समझा? तू बेवकूफ किसे बोला? हाँ, सारा प्लान मैंने बनाया है। सारा प्लान तूने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जेल भेजने का प्लान भी तू बनाएगा, समझो? जरूरी नहीं है मैं तेरा सारा बात मानूं, समझा? सोना यहीं गाड़ेंगे, यहीं। अच्छा, गाड़ के दिखा। अच्छा, उधर से आवाज आई। चल अरे ये तो कंकाल है। कैसा दिमाग होता है इन मुजरिमों का। खून करके मन नहीं भरा तो डिजाइन बना दी हड्डियों की। सचिन, तुम दोनों एक काम करो, घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले, देखो कुछ ना कुछ मिलता है क्या। हा? बॉस, ये देखो, उस सिर पे रहने ये डिजाइन हाथ और पैर की हड्डियों से बना। ये देखो, ये पैर की हड्डी,
और ये हाथ की हड्डी। टांगों की हड्डियाँ अलग अलग लोगों की हैं। हाँ तारिका, अलग अलग इंसानों की है। बस मुझे लगता है कम से कम 2 लोगों का तो खून हुआ है यहाँ पर। सर। हाँ विक्रम। सर, ये बाकी की हड्डियां मिल गई है। इन्हें यहाँ पे दफना के रखा गया था। एक एक हड्डी संभाल के उठाओ, हैं? एक एक हड्डी। ये देखो। रूही, जरा देखो, घर के अंदर कहीं खून के निशान मिलते हैं क्या? जी सर, गांव वालों का कहना है कि 1984 में इस घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई वहां से। पूरी फैमिली समुंदर में डूब गई। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनकी मौत के बाद कोई घर का ख्याल व्याल रखने नहीं आया था? नहीं सर, दोस्तों और रिश्तेदारों को लगता था कि इस घर में कुछ आत्माएं। आत्मा? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे आत्मा देखी है क्या? जी सर, कुछ परछाइयाँ दिखती रहती हैं अक्सर। हाँ, और कुछ ऐसी भयानक सी आवाजें भी आती है सर। हाँ? कैसी भयानक सी आवाजें? सर, कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज आती है। सणखे, इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि खून एक आदमी का हुआ है और एक औरत का भी। ये देखना, पेल्विक गर्ड, एक पेल्विक गर्डल किसी औरत की है। हाँ बस, लेकिन एक कमाल की बात है, क्या? इन सारी हड्डियों में किसी की भी खोपड़ी की हड्डी नहीं मिली। हो सकता है खोपड़ियां किसी और जगह पे छुपा कर रखी हो या फेंक दी हो सकता है ना। मयूर, विक्रम, काम करो, बंगले के आसपास का एरिया अच्छी तरह से छानो और ढूंढो, देखो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। एक एक कोना भी मत छोड़ो। जाओ। यस सर। ये बंगला बंद ही रहता है? और आप लोग आसपास रहते हैं? जी सर। यही घर मिला था तुम लोगों को? सूखा हुआ खून। सर, ये टेप रिकॉर्डर और ये प्रोजेक्टर मिला है। टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर और ये सूखा हुआ खून, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत गहरा राज छिपा है इस बंगले के अंदर। सर, हाँ सर, खोपड़ी तो कोई नहीं मिली, मगर ये कार की चाबी मिली। कार की चाबी है ना, बड़ी अजीब बात। कार की चाबी है पर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं। एक आदमी एक औरत की हड्डियां हैं पर उनकी खोपड़ियां नहीं। फिर है क्या ये सारा चक्कर? और फिर किसने किया है ये? RAIMA, हड्डियों से रायमा लिखा है सर। रायमा लगता है किसी लड़की का नाम है ये। सर, कहीं उसी लड़की का नाम तो नहीं जिसका हमें कंकाल मिला है? हो सकता है। अगर वो 2 चोर लुटेरे वहां बंगले में छुपने के लिए नहीं जाते तो हमें कहीं पता ही नहीं चलता कि वहां 2 मुर्दे गड़े हुए हैं। और ये भी पता नहीं चलता कि वहां पे एक आत्मा है। न जाने कितने साल पहले ये जुर्म हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है सर कि खूनी ने लाशों को गाड़ा नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों से ये डिजाइन बनाया। ये नाम लिखा रायमा। यहाँ पर से हमें कुछ चीजें भी मिली है ना, वो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर और कपड़े। इन तीनों चीजों से हमें खूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है।
ज्यादा देर खुला नहीं घूमेगा ये खूनी। सर हमने उन सब चीजों को रिपेयर के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमारा शक सही था या गलत। और वो गाड़ी की चाबी जो हमें मिली थी, कीजो कार की चाबी। कीजो, अच्छा। तो फिर कीजो कार कंपनी से हमें पता चल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये चाबी किस गाड़ी की है और ये गाड़ी आपसे खरीदी किसने? बिल्कुल बता सकते हैं। सबके इनिशियल पॉइंट में डालकर देखेंगे, फौरन पता चल जाएगा। आइए सर। एक मिनट, उससे पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए। थैंक यू। नहीं सर। ये देखिए सर, मैच कर गई। सर ये 2009 की कीजो FX मॉडल है और हमने इसे बनवाना बंद कर दिया है। कीजो FX 2009 मॉडल। आपके किसी कस्टमर ने कोई रिक्वेस्ट की थी ऐसी चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवाने की? ये पता करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो ठीक है, आप पता कीजिए। तब तक हम ये पता करते हैं कि 2009 के कीजो FX मॉडल की कितनी गाड़ियां चोरी हुई थी। मिलिंद जी। जी सर। कुछ हो रहा है कि नहीं? सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर। नहीं सर, आत्मा नहीं है। ये तो गलती से फेडर खुल गया था। हाँ, ये वही रिकॉर्डर है जो आप लोग लेके आए थे, उसी में से आवाज आ रही थी। सर, ये आत्माओं ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया है। ये अपनी आवाज यूज नहीं करती हैं, इस टेप रिकॉर्डर में आवाज डाल के यूज करती हैं। पंकज, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई आत्मा हो ही ना, कोई इंसान ही ये सब खेल खेल रहा हो। मिलिंद जी। जी सर। आपको इस प्रोजेक्टर से क्या फुटेज मिला? हाँ सर, एक मिनट। हेलो रचना, तुम नीचे खड़ी हो? ओके, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर सॉरी सर, मुझे किसी काम की वजह से नीचे जाना पड़ रहा है। आप लोग ये रिमोट लीजिए ना, आप लोग फुटेज देखिए। पर सर जरा ध्यान से। ध्यान से क्यों? क्योंकि सर ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पंकज आत्मा, पंकज बंगला नंबर 13 की आत्मा यहाँ आ गई। मैंने तो पहले कहा था सर, ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नहीं है। अरे आपको क्या इतनी सी फुटेज मिली थी? हाँ सर, अभी तो यही फुटेज मिली है। अरे ये क्या कम है, पता नहीं एसीपी साहब क्या कहेंगे ये फुटेज देखकर। आप उनसे ये मत कहना कि हम दोनों डर गए थे। सर मैंने तो उनको फोन करके सब कुछ बता दिया। हमारा अंदाजा सही निकला। ये खूनी इस प्रोजेक्टर के जरिए किसी को डरा रहा था, आत्मा बनकर। सर हो सकता है कि इस फुटेज का उन मुर्दों के साथ कोई लेना देना ही ना हो। I mean, लोगों में ये अफवाह फैली है कि इस बंगले में आत्मा है, तो हो सकता है कि ये पूरी फुटेज किसी ने किसी के साथ मजाक करने के लिए बनाई हो।
नहीं श्रेया नहीं, इन दोनों चीजों का जरूर एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। ये डरावनी फुटेज उस खूनी के विकृत दिमाग में से ही निकली है। हाँ सर, किसी को डराने या मजाक करने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। फुटेज में ये जो आत्मा है, इसे प्रोफेशनल तरीके से फिल्माया गया है, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, जैसे फिल्मों वगैरह में होता है। और इस फुटेज को देख के लगता है सर कि खूनी को स्पेशल इफेक्ट्स का काफी ज्ञान है, या फिर हो सकता है उसने ये फुटेज किसी स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो में बनवाई है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हो सकता है। तो शहर में जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स के स्टूडियोज हैं, सब में जाकर के पता लगाना पड़ेगा। आइए सर, ये बलविंदर है, वो गाड़ी की चाबी इन्हीं की थी। क्या बात है सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमें आपकी गाड़ी की चाबी मिली है। कहाँ से सर? उन्नति नगर, बंगला नंबर 13। ये एड्रेस कुछ जाना पहचाना लग रहा है? नहीं सर। नहीं? रायमा नाम सुना है पहले कभी? बिल्कुल नहीं सर। मगर सर, इसका मेरी गाड़ी से क्या लेना देना है? आपकी गाड़ी है कहाँ? सर वो तो कई सालों से गायब ही है। कब से? 5 जुलाई 2011। दरअसल मेरा टैक्सी का बिजनेस है। मेरी कंपनी का नाम है बलविंदर एंड कंपनी। मेरा ड्राइवर प्रीत उस दिन गाड़ी लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया। तब से लेकर आज तक मेरी गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं है सर। और उस ड्राइवर का? अस्पताल से फोन आया था कि उसे वहां भर्ती किया गया है। मैं उसे वहां देखने गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी सर। आग लगने की वजह से उसका थोड़ा शरीर जल गया था। रहता कहाँ ये तुम्हारा ड्राइवर? सर आजकल वो मानसिक चिकित्सालय में है। सर वो बहुत गहरे सदमे में है। मानसिक चिकित्सालय? कौन से हॉस्पिटल में है वो? सर पूना से 50 किलोमीटर आगे एक स्टेट मेडिकल सेंटर है, वहीं पर है वो। स्टेट मेडिकल सेंटर? हाँ तारिका जी, कुछ बात बनी? सर चेक कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब, मैं दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई? अरे सर, आप तो सपने में भी दिखाई देते हैं। हाँ सर, आज सुबह ही सपना देख रहा था। जैसे ही मैं फॉरेंसिक लैब में आता हूँ, आप इस केस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि शाम तक खूनी पकड़ा गया। विजीत, तुमने सपना देखा? जी सर। और सपने में मुझे देखा? जी सर। तुमने सपने में तारिका जी को देखा होगा। जी सर। नहीं सॉरी सर, क्या क्या कह रहे हैं सर आप भी? तो बताइए डॉक्टर साहब, इन कंकालों ने अपनी आप बीती बताई? हाँ, थोड़ी बहुत बातें पता चली है भैया। सबसे खास बात ये है कि ये कंकाल वक्त के साथ कंकाल नहीं बने। खूनी ने इन्हें मारने के बाद तुरंत इन्हें कंकालों में बदल दिया है। मतलब खूनी ने इनकी खाल को एसिड से जला दिया है। माय गॉड, इतनी बेरहमी से मौत हुई इनकी। और ये जो कंकाल है ना, ये कंकाल एक आदमी का है। इसकी उम्र 30 से 35 साल है और इसकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास। और ये जो हाथ पे उंगलियों में आपने निशान लगा रखा है, ये क्या है? हाँ, दरअसल इसकी उंगलियों में, इसकी कलाई पे मुझे बहुत कुछ टूट फूट दिखाई दी। मतलब ये आदमी अपने हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो। शायद ये किसी ऐसे प्रोफेशन में होगा जहाँ हाथों का काफी इस्तेमाल होता है, या तो कोई मजदूर या फिर कोई आर्टिस्ट। और ये दूसरा कंकाल लड़की का, उसे क्या पता चला? दया, इस लड़की की उम्र लगभग 30 साल। इसकी लंबाई 5 फीट 4-5 इंच है, बस इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। और ये जो ड्रेस पे खून लगा है, इसका क्या? टेस्ट करने से पता चला कि ये खून नहीं है, लमाइन रेड नाम का केमिकल है ये, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर फिल्म्स, टीवी सीरियल्स और नाटकों में किया जाता है, नकली खून दिखाने के लिए। तो इसका मतलब किसी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, ये बंगला नंबर 13 में किसी को डराने की। पकड़ा जाएगा, वो खूनी भी और वो डराने वाला भी, अगर दोनों अलग अलग है तो। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा ये पता करने के लिए कि कंकाल कितना पुराना है? थोड़ा वक्त लगेगा दया, तुम तो जानते हो कार्बन डेटिंग में थोड़ा वक्त लगता है। गुड।
अब गणित शुरू हो गई है। अब पता लग जाएगा दरअसल इन लोगों की मौत कब हुई थी। सर मुझे लगता है इन दोनों को एक साथ ही मारा होगा। 36 से 38 महीने पहले, मतलब 3 साल पहले 2011 में मौत हुई इनकी। और उस बलविंदर की कार भी जुलाई 2011 को गायब हुई थी, बंगला नंबर 13 से। सर अब तक तो खूनी शहर छोड़ के भागा होगा, उसे ढूंढेंगे कैसे? भागने दो, कहां तक भागेगा? सीआईडी से नहीं बच सकता। एक्सक्यूज मी। जी सीआईडी से। हेलो सर, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा, जो फुटेज हमने भेजी थी उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसको चेक किया मैंने और उसके सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमारे स्टूडियो में ही हुए थे, लगभग 3 साल पहले। गुड। उस फिल्म का नाम क्या था? सर फिल्म का नाम था आत्मा की चीख। हाँ, और सर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी। अधूरी फिल्म की फुटेज। सर वो फिल्म तो अधूरी थी ही, साथ में हमें हमारा पूरा पैसा भी नहीं मिला। कौन से बैनर की फिल्म थी ये? प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था? सर वो नए लोग थे और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था, 1 मिनट, हाँ सर उसका नाम था मैजिक मीडिया वर्क्स। मैजिक मीडिया वर्क्स। अब तो यही लोग बताएंगे कि इस आत्मा की चीख को लोग सुन के नहीं पाए। प्रीत की हालत में पिछले 3 सालों में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। उस वक्त भी किसी लड़की की आत्मा के बारे में बात करता था और आज भी करता है। सर लड़की की आत्मा? अच्छा, पिछले 3 साल में जितने भी लोग प्रीत से मिलने आए थे उनकी लिस्ट चाहिए हमें। हाँ, हैरानी की बात यही है सर, पिछले 3 सालों में इससे कोई भी मिलने नहीं आया सिवाय मिस्टर बलविंदर के, जो इनके इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। बलविंदर? जी सर। ओके। प्रीत, ये सीआईडी ऑफिसर्स है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सीआईडी? ये सीआईडी क्या होता है? सीआईडी का मतलब है दोस्त। और प्रीत, दोस्त किसे कहते हैं? जो अपना सुख दुख दूसरे दोस्त के साथ बांटता है ना? और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो अब तुम हमसे तुम्हारे सुख दुख बांटोगे ना? ठीक है दोस्त। देखो प्रीत, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा, कुछ पूछूंगा, इन सब चीजों का बड़े शांत दिमाग से मुझे जवाब देना। याद करो, जुलाई महीना 2011, तुम उस रात बंगला नंबर 13 में गए थे 2 लोगों को लेकर। हाँ, 2011 बंगला नंबर 13। बंगला नंबर 13। क्या हुआ था वहां पर? तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। राइमा ने भेजा है ना तुम लोग को मुझे मारने के लिए। राइमा ने भेजा है ना? नहीं, राइमा ने नहीं भेजा है। हम लोग दोस्त हैं तुम्हारे। हाँ पक्का? बिल्कुल पक्का, राइमा ने नहीं भेजा है हमें। अब बताओ क्या हुआ था उस रात उस बंगले में, है? बंगला नंबर 13। एक आदमी और औरत ने पैसे दिए थे मुझे उन्हें वहां ले जाने के लिए। ये क्या? राइमा चीख रही है, राइमा चीख रही है, मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती है। राइमा तुम्हारे पीछे है। ये बात करने की स्थिति में नहीं है अभी। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, 2 मिनट और। सॉरी, मैं आपके केस के लिए मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज कोऑपरेट। ठीक है। मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती है। अभिजीत, एक बात तो पक्की है कि उस रात प्रीत बंगला नंबर 13 में एक आदमी और एक औरत को लेकर गया था, और हमें जो कंकाल मिले हो शायद उसी आदमी और उस औरत के हो। हाँ सर, ये आत्मा वाला ड्रामा करके उनको डराया, मार डाला, फिर सर अलग कर दिया ताकि पहचान ना हो सके। सर, ये प्रीत बार बार राइमा आ रही है ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं राइमा जिंदा तो नहीं? इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि प्रीत की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस राइमा का इस केस के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस राइमा की कुंडली निकालो। राइमा। ये फुटेज आपको जिस बंगले से मिली
वहाँ खून हुए? जी हाँ, दो खून। वैसे ये फिल्म की फुटेज आपकी है ना? जी हाँ, क्या बताऊं सर, बड़ी ही मनहूस फिल्म थी। 10 सीन ही शूट किए थे, फिर फिल्म बंद हो गई। और बंद होने के बाद इस फिल्म के सारे राइट्स मैजिक मीडिया बॉक्स के पास आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना मिस्टर आलोक? अब इस तरह के फुटेज तो हमारे पास काफी पड़े रहते, अब पता नहीं ये फुटेज उसके हाथ कैसे लग गए। मतलब आप भी मानते हैं कि ये फुटेज गलत हाथों में लग गए, जिसका उसने गलत फायदा उठाया और दो खून किए? शायद कोई बाहर वाला होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अंदर वाला भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा काम करने के लिए अंदर वाले के लिए कोई आसानी ज्यादा होती है। वैसे इस फिल्म पे आप लोग क्या क्या काम कर रहे थे? सुनील राइटर था, आलोक डायरेक्टर और मृणाल कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और आप प्रोड्यूसर, राइट? जी। आप में से कोई राइमा को जानता है? राइमा हमारे फिल्म की हीरोइन थी। सर, आप कैसे जानते हैं राइमा के बारे में? आप एक काम कीजिए मिस्टर आलोक, आप अपनी फिल्म की हीरोइन राइमा को यहाँ बुला लीजिए। वो एक्चुअली कई साल पहले राइमा एक हादसे में आग में जलकर मर गई। मर गई? अच्छा, राइमा की कोई तस्वीर या फोटो? मृणाल, फोटो ले आओ। जी सर। एक मिनट, अभी आपने कहा कि वो जल के मर गई, लेकिन कैसे? ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि उसके और हमारे बीच तनाव हो गया था। और वो क्यों? वो एक्चुअली हम राइमा को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाह रहे थे, पर बाद में हमने अपना इरादा बदल लिया और स्मृति को हीरोइन ले लिया और राइमा हो गई साइड एक्ट्रेस। तुम मेरी जगह छिपकली को हीरोइन बनाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राइमा, तमीज से बात करो। मैंने तुमसे कहा ना, अगली फिल्म में तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। इस फिल्म के किरदार के लिए तुमसे बेहतर स्मृति। अच्छा, तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची जब मुझे फाइनल किया था? ये फिल्म इंडस्ट्री है राइमा, यहाँ किसकी किस्मत कब यू टर्न मार जाए कोई नहीं कह सकता। ये फिल्म मेरी किस्मत में थी, मुझे मिल गई। इंतजार करो, सिर्फ इंतजार। एक दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा में चली जाएगी जिसका अंत गहरी खाई में होगा, समझे तुम? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी ही समझ लेना। राइमा रुको, राइमा। सूरज गया था राइमा को मनाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक हफ्ते बाद खबर आई कि एमजे स्टूडियो में आग लगी है और राइमा की मौत हो गई। मुझे अफसोस है, अगर राइमा हमारी फिल्म की हीरोइन होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती और आज वो जिंदा होती। आलोक जी, आप एक काम कीजिए, आप अपनी फिल्म की नई हीरोइन स्मृति, उनको यहाँ बुलाइए जरा। मैंने उसे कॉल किया था, उसका फोन लगा नहीं, और आर्ट डायरेक्टर विराज का भी वो फोन डेट बता रहा था। विराज और स्मृति से मिलना पड़ेगा। सर, ये रहे फोटो। ये है राइमा। राइमा ने स्मृति को धमकी दी, उसके बाद राइमा खुद मारी गई। तो फिर ये खून कर कौन रहा है? इसका जवाब तो अब विराज और स्मृति से मिलकर ही पता चलेगा। मैंने पता किया, ये विराज और स्मृति इस ब्लू रोज प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं। गुड निखिल, इससे पूछते हैं। अरे सुनिए भाई साहब जी, ये विराज शंकर है, आर्ट डायरेक्टर है, काफी टीवी में और फिल्मों में सेट लगाए हैं इन्होंने। इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। जी, आगे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। जी, आप विराज शंकर को जानते हैं? विराज शंकर? हाँ सर, मैं जानता हूँ। वो बेचारे बहुत कर्जे में थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ उनका। उनका कोई एड्रेस, कोई पता? सर, इस बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन उनको ऑफिस कहीं अंधेरी में है। अच्छा, ये फोटो को ध्यान से देखिए। स्मृति ये फिल्मों में काम करती है, पहचानते हैं आप इन्हें? जी हाँ, इनकी बंद फिल्म के बाद इनको कोई प्रोड्यूसर फिर से रिलॉन्च करना चाहते थे, लेकिन सर ये पता नहीं क्यों बदकिस्मती से ये 2011 में अमेरिका चली गई और उसके बाद फिर लौट के आए हैं। ये स्मृति का कोई अता पता जहाँ हम उनसे मिल सकते हैं? हमें तो नहीं पता, पर उस एजेंसी पर उसका पुराना एड्रेस होगा जहाँ पर उन्होंने चमकार वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन किया था। ठीक, थैंक यू। ज्यादा एजेंसी से स्मृति के घर का पता निकलवाते हैं।
पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से राइमा इसी एमजे स्टूडियो में जलकर मरी है। पता नहीं काबिल, लेकिन ये बात इतनी सीधी है नहीं जितनी की लग रही है। जैसा कि फाइल में लिखा हुआ है कि स्टूडियो में आग लगी रात के 2 बजे। ये राइमा स्टूडियो में 2 बजे करने क्या आई होती, जबकि यहाँ शूटिंग भी नहीं चल रही थी। सही कह रहे हो सच, लेकिन एक बात है जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, वो ये कि यहाँ रात 2 बजे आग लगी तो सुबह 5 बजे तक किसी को पता क्यों नहीं चला? और रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ आग 5 बजे लगी। जिन पुलिस वालों ने इस केस की तहकीकात की थी उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ की है, तभी तो केस के 2 महीने के बाद उनका ट्रांसफर यानी कि तबादला हो गया था। हो सकता निखिल, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ राइमा की एक हड्डी तक नहीं मिली। मतलब आग इतनी भयंकर थी। लेकिन स्टूडियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि आग इतनी भयानक होगी कि चलने वाले का नामो निशान राख हो जाएगा। उससे भी अहम बात यह है कि ये स्टूडियो इस्तेमाल में नहीं था, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। फिर राइमा यहाँ पे आई क्यों? इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इस स्टूडियो को अच्छी तरह से छान मारेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो, जली हुई गन। हाँ, ये तो पूरी पिघल चुकी है। पुलिस वालों ने लगता है अपना काम ठीक से किया नहीं, देखा नहीं इसे पहले। ये भी हो सकता है कि राइमा ये गन किसी को मारने के मकसद से लाई हो। या फिर हो सकता है कि कोई राइमा को मारने के लिए लाया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। जरूर कुछ है यहाँ, देखते हैं और क्या मिलता है। सर, कंकाल। एक मिनट, लेकिन जरा संभाल संभाल। करण, शीट ला। एक और कंकाल, वो भी पूरी तरह से जला हुआ। बॉस, इसकी पेल्विक गर्डल से पता लगता है कि ये कंकाल किसी लड़की का है। सर, कहीं ये कंकाल राइमा का तो नहीं है? और इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। और राइमा की लंबाई 5 फुट 3 इंच। इससे साफ पता चलता है कि ये कंकाल राइमा का नहीं बल्कि किसी और का है। केस सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है। एक बात और, हम लोगों को यहाँ जली हुई गन जरूर मिली है, लेकिन इस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, इस लड़की की मौत जलने की वजह से ही हुई है। देखो, ढूंढो और कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, बाल बाल। ओह सर, ये तो किसी लड़की का बाल लगता है। या तो मरने वाली का या फिर राइमा का। ये किसका बाल है ये तो डीएनए के बाद ही पता चलेगा। सर, ये अरुण है, विराज जी के वर्कशॉप के इंचार्ज। जी, आपको कुछ बनवाना था? जी हाँ, हथकड़ी बनवानी है। हथकड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, अपनी बनाई हुई हथकड़ी खुद अपने हाथों में पहनेंगे तो थोड़ा दुख कम होगा। अब समझ में आया, इतने सालों के बाद ख्याल आया आपको कर्ज के रुपयों का। कर्ज के रुपए? हाँ, इसीलिए तो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाए। नहीं मैडम, हमारा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। विराज को बुलाई, कहाँ है वो? ये तो कोई भी नहीं जानता। कर्जदारों से परेशान होकर आज से 3 साल पहले जुलाई 2011 में ना जाने कहाँ गायब हो गए। जुलाई 2011? सर, 5 जुलाई 2011। सर, मुझे लगता है कि इस विराज के भागने की वजह कर्जा नहीं कुछ और है, जिसका कुछ ना कुछ संबंध उन कंकालों के साथ जरूर है। मुझे तो लगता है उनमें से एक कंकाल विराज का है। याद है सारुण साहब ने कहा था, आदमी वाला कंकाल किसी मजदूर या आर्टिस्ट का है जिसने जिंदगी भर अपने हाथों से बहुत काम लिया है।
और हो सकता है सर शायद वो दूसरा कंकाल स्मृति का हो। ये विराज के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सर जहां तक मुझे पता है उनके परिवार में कोई और है ही नहीं। विराज अकेले ही थे? जी सर। चीज मिल जाती डीएनए सैंपल के लिए तो कंकाल वाला राज खुल जाता। ये सारी पेंटिंग उन्हीं की है ना? जी सर। देखो जरा। सर थंबप्रिंट ये विराज का है? जी हाँ सर, और ये थंबप्रिंट ही नहीं, ये पूरी पेंटिंग सर ने अपनी उंगलियों से बनाई है। फिंगर पेंटिंग? इतना तो काफी है डीएनए टेस्टिंग के लिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। दरअसल बात यह है कि हम स्मृति के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप बता सकती हैं कि स्मृति का आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है? नहीं, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। अब बची है तो ये बूढ़ी दादी, बहुत ही प्यार से पाला है मैंने उसे। ये स्मृति अचानक अपना फिल्मी करियर छोड़कर अमेरिका क्यों चली गई? वो कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, हमेशा अपना मन का करती थी। उस दिन भी उसके मैनेजर का फोन आया, कह रहा था कि मैडम किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए अमेरिका जा रही है। उसके मैनेजर से मैंने पूछा कि कब वापस आएगी वो, तो उसने कहा 3-4 दिनों में। लेकिन पूरे 3 साल हो गए, अब तक उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। कब की बात है ये, कुछ याद है आपको? कैसे भूल सकती हूँ, 5 जुलाई 2011। सर वो कंकाल भी 3 साल पुराना है सर, कहीं वो। सर कम से कम इतना तो पता कर लो, मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या? नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं? जब तक इस राज का बोझ मेरे दिल पर रहेगा, मैं इतना चैन से जी पाऊंगी, न मर पाऊंगी। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि सच क्या है इसका हम पता लगा लेंगे। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, डीएनए की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, पेंटिंग पर जो सूखा हुआ सलाइवा मिला था, वो सलाइवा ये बताता है कि वो आदमी वाला कंकाल विराज का ही है। और हमने स्मृति की दादी का भी डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पक्का हो गया कि बंगलो नंबर 13 में जो कंकाल मिला था वो स्मृति का है। इसका अंदाजा तो हमें हो ही गया था। अब इस केस में हमें आगे ले जाएगा ये तीसरा कंकाल जो एमजे स्टूडियो में जला हुआ मिला था। इस कंकाल से कुछ पता चला? हाँ, इस जली हुई लड़की का कंकाल विराज के कंकाल और स्मृति के कंकाल दोनों से ज्यादा पुराना है। और ऐसा लगता है कि इस लड़की को सिगरेट पीने और तंबाकू खाने की बुरी आदत थी, क्योंकि इसके जबड़ों से हमें तंबाकू के अंश मिले। और वो बाल इसी जली हुई लड़की के हैं? नहीं, वो बाल ना तो इस जली हुई लड़की का है, ना ही स्मृति का है। सर कहीं ये बाल रायमा का तो नहीं है? सर इस केस की सुई घूम फिर के रायमा पर आकर अटक गई। पता लगाना पड़ेगा रायमा के साथ आखिर हुआ क्या था। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीआईडी ने एक और खूनी को पकड़कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके नाक के नीचे से कोई भी मुजरिम बच के निकल नहीं सकता। इस बार पकड़ी गई है बंगलो नंबर 13 में हुए खून की हत्यारी रायमा। एक मिनट प्लीज। सर क्या ये बात सच है कि आप एक बाल के जरिए रायमा तक पहुंच गए? देखिए, इस वक्त हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जल्दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब आपको सब बता देंगे। ओके, ठीक है? चलिए हटिए, अब जाने दीजिए। चलो हटिए। रायमा जी, आपने उन मासूम लोगों को क्यों मारा? क्या वजह थी इसके पीछे? रायमा जी, रायमा जी।
बाहर आ जाओ। मैं और राइमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब हीरोइन का रोल राइमा की जगह प्रीति को मिला तो तुम्हारे दोनों कानों से धुआं निकलने लगा है? हाँ, हम स्मृति को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने उसके अतीत के बारे में रिसर्च शुरू की। राइमा को पता चला कि एक्ट्रेस बनने से पहले स्मृति ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी थी। इसलिए राइमा ने स्मृति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्यों? स्मृति को लगा कि उसका करियर खत्म होने वाला है, उसके रीलॉन्चिंग के सपने पर पानी फिर जाएगा, इसलिए उसने और उसके बॉयफ्रेंड विराज ने एक किलर को रायमा की सुपारी दी। यह तो अच्छा हुआ कि उस किलर की गोली से रायमा नहीं मरी, बल्कि वो अपराधी खुद उस आग में जलकर मर गई। विराज, स्मृति, कहाँ हो तुम दोनों? कौन हो तुम? जिया। जिया? कौन जिया? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम्हें अकेले में तोहफा दे सकूं। हाँ? स्मृति और विराज को ब्लैकमेल करने का तोहफा। हाँ? क्या कर रही हो तुम? सुना है आग से जलकर मरने में। आग? और रहीमा, उसका क्या हुआ? जिंदा लाश बन गई वो। तब मैंने ठान लिया, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, स्मृति और विराज की बर्बादी। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि रायमा जिंदा है, इसलिए वो लोग यहां आए, उस ड्राइवर को लेके जिसने एमजे स्टूडियो में आग लगाई थी। और फिर तुमने उन्हें डराना शुरू कर दिया, उनके दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया कि यहां पर रायमा की आत्मा अभी भी है जो उनसे बदला लेना चाहती है। हाँ, और फिर उन्हें मार डाला और उनका सिर काट के अपने साथ ले गए, ताकि अगर कभी उनकी लाश मिलती भी है तो उन्हें कोई पहचान ना सके। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अगर कानून की मदद लेते तो उन दोनों को वैसे ही सजा होती, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया, उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। और रायमा, उसका क्या? कभी सोचा तुमने? उस बेचारी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला तो हो ही गया, समझ लो। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या लेके आई हो? सर, ये आप सबके लिए मिठाई है और मेरी एंगेजमेंट के इनविटेशन कार्ड्स हैं। तारीख पक्की हो गई? जी सर, 28 सितंबर। अच्छा। दो हफ्ते बाद ही है। काफी तैयारी करनी होगी आपको तो। सर, ज्यादा कुछ तैयारियां करनी नहीं, सिद्धार्थ को भी मेरी तरह एक छोटा सा ही फंक्शन चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन श्रेया। थैंक यू सर। चलो मुंह मीठा कराओ। हाँ श्योर। ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। ओह सर, आप लोग भी लीजिए ना। हाँ, थैंक यू सर। लो फ्रेडी, मुंह मीठा करो। रहने तो मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। अरे फ्रेडी, एक लड्डू से कुछ नहीं होगा, लो ना। सर प्लीज। ये हुई ना बात पूरी। तुम ही लो श्रेया। नहीं सर, थैंक यू।
लेकिन आप सबको जरूर आना है। ये भी कोई पूछने की बात है श्रेया? हम सब जरूर आएंगे, है ना सर? सर आप आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा। मुझे जाने दो मुझे, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। अगर जाने का इतना ही शौक है तो ऊपर जा।
क्या जरूरत थी 40 करोड़ भेजने की? हमारी बैंक की लिमिट तो कभी 1 करोड़ से भी क्रॉस नहीं हुई। फिर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस 3 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो 35 करोड़ रुपए अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर हो ही जाएंगे। हाँ मैडम हो गया मैडम। मैम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज। 2 दिन के बाद पैसे लेने तुम ही आओगे ना? जी मैम मैं ही आऊँगा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, माँ का जयपुर से फोन है, मैं अभी आया। हेलो सर, प्लीज आइंदा से आप इतना सारा कैश हमारी ब्रांच पे ना भेजिए। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी ब्रांच एक छोटी सी ब्रांच है। थैंक यू सर। मैम वैसे आज आप बहुत अच्छी दिख रही है, आपका ड्रेस काफी सूट कर रहा है आप पे। वरदा मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओके मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वैसे आपने लंदन से जो चीज मंगाई थी ना, वो आ गई है। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मूड कैसे ठीक करना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई मेरा फेवरेट परफ्यूम ले आया? यस। वाओ, रिवर न्योर, माय फेवरेट परफ्यूम। थैंक यू सो मच वरदा। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। मैम गजब हो गया। क्या हुआ? वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा मैम। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे से चेक करो, कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया था मैम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। ओह गॉड, लेट मी चेक। ये प्रॉब्लम आज ही होनी थी। चलो देखते हैं। खोलिए, जल्दी खोलिए। रुपेश को बुलाकर लाओ। मैं अभी बुलाता हूँ मैडम। संभालिए अपने आप को मैम। मैम संभालिए अपने आप को मैम। मैम मैं पानी लेके आती हूँ। मैम मैम पानी। मैम 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 ये सब क्या हो गया? अरे मैम को क्या हुआ? बेहोश हो गए मैम। हेलो सीआईडी सर, मैं ग्लिम बैंक से बोल रहा हूँ। सर पूरे 40 करोड़ की चोरी हुई है हमारे बैंक। वॉल्ट को खोला तो नहीं? नहीं सर, जैसा आपने कहा था, ना ही किसी को वॉल्ट खोलने दिया, ना ही किसी को बैंक के बाहर जाने दिया गया। ठीक है, अभी खोलिए। जी सर। मैम चाबी। सर
कहीं ये वीडियो इस स्टोरी में शामिल नहीं था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है श्रेया। ये देखा, नकली दाढ़ी, नकली मूंछ। ये भी चोरी के इरादे से यहाँ पे आया था और शायद इसके साथियों ने इसे धोखा दे दिया। उसकी जेब तो खाली है, ना कोई पर्स ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। सचिन, एक काम करो, वॉल्ट को जरा अच्छी तरीके से चेक करो। अगर वॉल्ट का दरवाजा बाहर से बंद था, वैसे गायब कैसे हुए? कभी जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। सब निकल, जितने भी बैंक एम्प्लॉय हैं सबकी उंगलियों के निशान ले लो। आप हम पे भी शक कर रहे हैं? 40 करोड़ की चोरी हुई है, एक आदमी का खून हो गया है। जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, सब लोग सीआईडी के शक के दायरे में हैं। केविन कहाँ आपका? इस तरह दिखाइए। आइए सर, इधर। जरा आप डिटेल में बताइए कि ये सब हुआ कैसे था? सर, सुबह 11 बजे बैंक में 40 करोड़ रुपए आए थे। मैंने उनकी गिनती करने के बाद उन्हें संभाल कर वॉल्ट में रख दिया और अपने कैबिन में आ गई। फिर पीछे से चारू भागती हुई आई। उसने बताया कि वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है। मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर हैंग हो गया है, इसलिए मैंने उसको रीस्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्ट का सीसीटीवी उसे दिखाई नहीं रहा था। उसके बाद? और फिर सब कॉरिडोर में चले गए हम लोग, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ मैम की चाबी से नहीं खुल सकता था। उसके लिए रुपेश की चाबी भी बहुत जरूरत थी। और सर, रुपेश उस वक्त कॉरिडोर में नहीं था। मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी माँ जयपुर गई है, मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था। तो आप माँ से फोन पे बात कर रहे थे? जी सर। मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे या लैंडलाइन फोन पे? जी लैंडलाइन पे। अच्छा, क्या एसटीडी कोड क्या है जयपुर का? 0141। आपका फोन दीजिए। यस सर। मतलब चोरी उस दौरान हुई है जब आप पैसे रख के वॉल्ट रूम से यहाँ केबिन में आई और केबिन से कॉरिडोर में गई, है ना? लेकिन इतने कम समय में चोरी तो तभी हो सकती है जब चोरों की प्लानिंग जबरदस्त हो या फिर कोई अंदर वाला मिला हो। नहीं सर, इस बैंक में तो सभी बहुत वफादार हैं। कौन कितना वफादार है ये तो पता चल ही जाएगा। श्रेया, जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करना, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? सर, मैंने वॉल्ट रूम अच्छी तरह से चेक किया है, ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है और ना ही कोई खुफिया रास्ता है। अच्छा, मतलब पैसे बाहर गए हैं तो वॉल्ट रूम के दरवाजे से। हमें इस कैमरे की फुटेज चेक करनी है। जी सर, सीसीटीवी कैमरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, फुटेज दिखाइए। सर, ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें वॉल्ट में मिली थी। 10:55 पे अंदर आया। ये उस तरफ किधर जा रहा है यार? सब उधर वॉशरूम है।
11 बजे 11 बजे पैसे आए बैंक, हैं? ग्यारह 11:20 में आप लोग बाहर आ गए। ग्यारह 22 को चारों अपने प्रॉब्लम नोट किए। 11:24 को आप वहां पहुंची। मतलब चोरी हुई है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और एक बात और सर, ये मरा हुआ आदमी बैंक के अंदर तो गया लेकिन बैंक से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब इस दौरान वो बैंक के अंदर ही चिपके बैठा था। You're right. Excuse me? चोरी होने से ठीक पहले आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा सुना जो अजीब हो, अनयूजुअल हो? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा बंद होने से पहले हमें भनक तक भी नहीं लगी। अच्छा, एक आदमी बाहर से बैंक में आता है, वॉल्ट रूम में जाके मर जाता है और किसी को कुछ पता नहीं। सर, क्या मैं उसकी एक बार फोटो देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये रही फोटो। ये तो हमारे बैंक के कस्टमर हैं। क्या? कौन है ये? हाँ सर, मिस्टर राजेश्वर। राजेश्वर? इसकी डिटेल्स चाहिए हमें। ये इतना सारा पैसा चोर अगर यहाँ से लेके गए हैं तो कुछ गाड़ी वाड़ी में ही लेके गए होंगे ना। तुम लोग जरा बाहर जाओ, पता करो, देखो कुछ मिलता है क्या। 2 मिनट के लिए मान लें कि मुजरिम के पास इस वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी थी और वो लोग यहाँ से पैसे लेके निकल गए, तो सवाल ये उठता है कि पैसा लेके बाहर किस रास्ते से निकले। हाँ सर, अगर मेन दरवाजे से बाहर गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई देता सर। वही तो। यहाँ से गया है पैसा। सर, आपका शक सही निकला। राजेश्वर का नाम, एड्रेस, नंबर सब नकली है। ओह, लेकिन राजेश्वर ने अकेले ये चोरी प्लान नहीं की है श्रेया। उसका एक दगाबाज साथी था जो उसे मार के 9-2-11 हो गया है। एक काम करते हैं, इस बैंक के जितने भी कस्टमर है ना, सबकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। जरूर कोई ना कोई और फर्जी अकाउंट वाला मिलेगा यहाँ पे। सर, बैंक के बाहर लोगों ने बताया जिस वक्त बैंक में चोरी हुई थी ठीक उसी वक्त 4 लोग बाइक पे तेजी से गए थे। 2 बाइक्स एक तरफ गई और दूसरी 2 दूसरी तरफ गई। और हाँ सर, उनके पास बैग्स भी थे। वो यही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा है। लेकिन सर, वो बाइकर्स आधा घंटे पहले निकले हैं। मतलब अब वो काफी दूर निकल गए होंगे। वो जितनी दूर भी निकल जाए शिता, हमसे बचकर जा नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है क्या? बड़े बड़े बैग्स हैं उनके पास। वो तो यहाँ से लेफ्ट से गए। आगे से लेफ्ट? हाँ। थैंक यू। इधर पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है? उनके पास बड़े बड़े बैग थे। हाँ साहब, हाँ, वो सीधे गए। सीधा गए? हाँ। थैंक यू। हाँ, उनके कंधे पे 2 लाल बैग थे। हाँ, काफी बड़े थे। नहीं साहब। और वो दोनों लाल बाइक पे थे। हाँ सर, पता चल गया। वो दोनों बाइक वाले इस दिशा में गए। सर, पता किया कि बाकी दोनों बाइक वाले भी इसी तरफ ही गए। इस तरफ? मतलब वो चारों बाइकर्स अलग अलग जगह से निकले और यहाँ पे आके मिले। ये लोग हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अच्छा, आपने उन बाइकर्स को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ साहब। अच्छा, बाइक का नंबर देखा या उन लोगों के चेहरे देखे? कैसे देखता साहब, चारों गाड़ी चला नहीं रहे थे बल्कि हवा में उड़ा रहे थे। इतनी तेज चला रहे थे, आज तक मैंने पहली बार देखा है।
अच्छा, आपने ये तो देखा होगा कि उन बाइकर्स के पास उनके बैग्स थे या नहीं थे? हाँ साहब, जैसा आपने बताया वैसे उनके पास भी एक था। ओह, आपने अगले सिग्नल में इन्फॉर्म किया उन्हें रोकने के लिए? किया था साहब, मगर वीएन चौक के हवलदार ने बोला कि वो लोग पहुंचे ही नहीं। अच्छा, वीएन चौक में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब है वो जरूर खाकी नाके की तरफ गए होंगे। चलो। अरे भाई साहब, क्या है? जरा इस तरफ पलट के तो देखो। क्यों देखूं मैं? आप फिल्म के स्टार हैं क्या? फिल्म स्टार ना सही, मगर उससे कम भी नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का नाम सुना? दया? मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए। दया को मुझसे क्या काम? काम है भाई। ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने यहाँ से रेसिंग बाइक्स को जाते हुए देखा था क्या? ए यार अरे दया सर, आप तो सच में दया सर है। सर वो दरवाजा तो सॉरी सर, सॉरी आप वो बाइक के बारे में पूछ रहे थे ना सर? अरे सर क्या है कि 4 बाइक्स इधर से आई और यहाँ पे एक ट्रक था, तो उसी में वो चली गई सर। ट्रक में? और वो ट्रक किस तरफ गया? ट्रक सर यू टर्न लेकर के और जिधर से आप आए हैं उधर ही चला गया। ओह, थैंक यू। चल। रेडी तारीख? हाँ सर, के क्या मिला? अरे यार कमाल है भाई गॉड तुम्हारी टाइमिंग का है। सुराग मिलते ही मतलब। क्या सुराग मिला सर? बॉस, इसकी चमड़ी पर से हमें हींग के ट्रेसेस मिले। हींग? सर वो खाना बनाने वाली हींग। तुम्हें किसी और तरीके की हींग के बारे में पता है क्या? बता दो हमें। हमें तो उसी हींग के बारे में पता है। सॉरी। अच्छा, और कुछ? हाँ, एक दूसरा सुराग और मिला है। वो ये कि इस शर्ट पर से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंश मिले। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ बॉस, इसका मतलब यह आदमी हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गया है जहां पर रंग रोगन, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा होगा। राजेश्वर, ये तुम्हारे शरीर पर हिंग और टी शर्ट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया? हा? अच्छा, ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। सर साहब कह रहे हैं कि राजेश्वर की बॉडी से हींग की स्मेल आ रही थी। सर हो सकता है कि ये आदमी हींग की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर वहां आता जाता हो। और उसके कपड़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस? सब कल हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है लॉकर रूम में। लॉकर रूम? जी, कल यहाँ बैंक में पॉलिशिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम चल रहा था। जरा दिखाइए। यहाँ है। तो बैंक में आने के बाद राजेश्वर यहाँ छुप के बैठा था, इसलिए उसकी कमीज पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्ट रूप में गया चोरी करने, जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद था और यहाँ पे नकली प्लेट थी। और जब तक सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू हो पाता, चोरी भी हो गई और राजेश्वर के साथी ने उसे मार भी दिया। और उस साथी का नाम शायद हिमानी है। हिमानी? हाँ सर, ये देखिए, इस बैंक के सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मैंने चेक की।
सिर्फ ये एक लड़की हिमानी, इसकी सारी डिटेल्स गलत है। इसने भी राजेश्वर की तरह हाल में ही खाता खुलवाया है। कमाल है, आपके यहाँ कोई भी नकली डिटेल्स देके खाता खुलवा लेता है। ये कैसा तरीका है आपके काम करने का? I'm afraid, सर, मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ये बाइकर्स हाथ लग जाए, फिर देखते हैं इस हिमानी को। सर ये ना वो कंटेनर। हिमानी, तुम? सर, जिस इंक फैक्ट्री में राजेश्वर काम करता था वहां से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता रहता है। ये तो खून है। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलिए चलो। अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाला, पर क्या फायदा हुआ? मेरे हाथ तो 1 रुपया भी नहीं लगा। धोखा दिया मुझे प्रवीण ने। प्रवीण ने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे? हाँ? क्यों मारा उसे? क्या प्रवीण मर गया है? ये एक्टिंग बंद करो, सूट नहीं करता तुम्हें। तुमने प्रवीण को इसलिए मारा ताकि तुम सारे पैसे अकेले हथिया सको। नहीं, मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगा और मैंने प्रवीण को कोई धोखा नहीं दिया। प्रवीण ने मुझे धोखा दिया है। अब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर, सर शायद ये सही बोल रही हैं। कंटेनर में कोई पैसा नहीं है। सर इसका मतलब इसने सारे पैसे कहीं छिपा दिए हैं। अब तो मेरे बात का यकीन करिए आप लोग। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो 40 करोड़ रुपए कहाँ है। कहाँ है वो 40 करोड़ रुपए? अगर वाकई इसके साथ धोखा हुआ है तो धोखा प्रवीण ने नहीं, उस आदमी ने दिया है जिसने प्रवीण की जान ली। इस खेल में ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आ गया? नकली पैसे रख दिए? हाँ सर। गुड। तो फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रवीण और पुनी यहाँ लॉकर रूम में छुप के बैठे थे। एक काम करो, तुम और निखिल यहाँ लॉकर रूम में बैठ जाओ। इशिता, वहां जाओ, खिड़की के पीछे। यस सर। 2 मिनट में हुआ था ना ये सर? यस सर। स्टार्ट। बस हो गए 2 मिनट। अभी तो एक ही बैग गया है। 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ कर पाना नामुमकिन है। सर बैग। सचिन, बैग खिड़की से टच किए बगैर तो बाहर फेंक नहीं सकते ना? नहीं सर, खिड़की बहुत छोटी है सर। करेक्ट। ये देखा, वार्निश लगा हुआ है। बैंक की मैनेजर बता रही थी कि हाल में ही पॉलिशिंग का काम किया गया है। देखा, अभी तक सूखा नहीं है। पर सर
ये वाले बैग्स जो ट्रक में मिले थे ये तो पूरी तरह साफ है। क्योंकि इन बैग में पैसा था ही नहीं। ये बैग बैंक के अंदर आए नहीं है। ये बैग वहां रखे गए थे सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। सर इसका मतलब असली वाले बैग कहीं और है? शायद अभी भी बैंक के अंदर है। बैंक से पैसा बाहर गया ही नहीं है, यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। ढूंढो उसे। सबको बाहर निकालो बैंक से जल्दी। निकल जल्दी, एम्बुलेंस बुला। चलिए आप लोग चलिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए ग्लीम बैंक को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। सारिका, हो गया सर। हाँ सारुंगा सर। हेलो अभिजीत, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी है यार। क्या? ये प्रवीण के जूते का केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें मुझे परफ्यूम के ट्रेसेस मिले। परफ्यूम के ट्रेसेस? हाँ, वो परफ्यूम जिसकी बोतल मैनेजर के हाथ से गिरी थी। सारुंगा साहब, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर के बेहोश होने के बाद परफ्यूम की बोतल यहाँ पे टूटी थी उसकी। तब तक तो वॉर्ड रूम के अंदर वो प्रवीण मर चुका था। और इतना ही नहीं, मैनेजर ने जो पानी पिया था उस पानी में भी मुझे बेहोश करने वाली दवा मिली है। माय गॉड, इसका मतलब मैनेजर के बेहोश होने के बाद ये बैंक लूटा गया है। बॉस, सीआईडी वाले अब क्या करें? उड़ा दो उनको। उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको।
लोग सुधरोगे नहीं ना सीआईडी वाले? ए, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चलो सर। क्यों? एसीपी साहब, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये लो बेवकूफ, हमारे साथ खेल खेलोगे? वो तो जल्दी पता चल जाएगा। वो देखिए मेरे पीछे। छोड़ना मत अभिजीत, एक को भी छोड़ना मत। खेल अब खत्म। ये सब हमने पैसों के लालच में की। प्रवीण ने हमें प्लान में शामिल कर लिया था। उसने असली सिक्योरिटी गार्ड को किडनैप करके उसकी जगह नकली सिक्योरिटी गार्ड बैंक पे भेज दिया। चोरी के दिन मैनेजर त्रिशा को बेहोशी की दवा हमने दी थी और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने और किसी गार्ड को अंदर नहीं आने दी। त्रिशा के बेहोश होने के बाद मैंने आपको कॉल की। सर आप जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आइए। हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। लो, मैम के पास जो चाबी है वो भी तुरंत दे दो। हाँ? दरवाजा खोल कर रखो, मैं प्रवीण को लेकर आता हूँ। जल्दी। प्रवीण, प्रवीण को क्यों मारा? प्रवीण काम होने के बाद हम सबको मार डालने वाला था, इसलिए मैंने बैंक रॉबरी के दौरान उसको ही मार दिया। बैंक तो तुम लोगों ने मैनेजर के बेहोश होने के बाद लूटा, लेकिन उसके पहले ही वॉल्ट खाली दिख रहा था फुटेज में। कैसे? प्रवीण ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और सर मैंने ही चारू के कंप्यूटर को हैक किया था। मेरे पास पहले से ही एक खाली वॉल्ट का प्लेट था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को एडिट करके फिर खाली वॉल्ट की प्लेट लगा दी। सबको लगा कि पैसा चोरी हो गया। वाह रे वाह, तुम दोनों बैंक के कर्मचारी थे, लोगों का विश्वास था तुम पर, और तुमने विश्वासघात किया। बैंक से 40 करोड़ रुपए चुराए, प्रवीण का खून किया, और तो और सीआईडी ऑफिसर्स को मारने की कोशिश भी की। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.